अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये नाम तो सबने सुना होगा, पर असल में है क्या ये? देखिए, ये सिर्फ कोड लिखने का एक और तरीका नहीं है, नहीं। ये तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक पूरी क्रांति थी, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। तो सवाल उठता है भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि प्रोग्रामिंग में एक क्रांति लानी पड़ी? वजह थी बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर इतने बड़े और उलझे हुए होते जा रहे थे कि पुराने तरीके बस जवाब दे रहे थे। एक तरह का सॉफ्टवेयर क्राइसिस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और हमें सोचने का एक बिल्कुल बिल्कुल नया तरीका चाहिए था। जरा इस सफर पे नजर डालिए। सोचिए, शुरुआत हुई मशीनों की भाषा से, यानी वो सिर्फ 0 और 1। वहां से हम असेंबली पर आए, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस तक पहुंचे। अब हर एक स्टेप ने इंसानों के लिए कोड लिखना, हाँ, आसान तो किया, पर एक और चीज हुई। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ी, हमारे बनाए हुए प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी आसमान छूने लगी। तो इस क्रांति से पहले की दुनिया कैसी थी? चलिए एक नजर डालते हैं ओओपी से पहले के जमाने पर, जिसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसको समझने का ना सबसे अच्छा तरीका है एक रेसिपी। हाँ, खाने की रेसिपी। ये कंप्यूटर के लिए एक, कह सकते हैं, टू डू लिस्ट की तरह है। ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का एक सेट, जिन्हें फंक्शंस कहा जाता है। अब देखिए, जैसा यहाँ दिख रहा है, सब कुछ टॉप डाउन है। एक बॉस है, यानी हमारा मेन प्रोग्राम, और वो नीचे अपने फंक्शंस को काम दे रहा है। फंक्शन 1, फंक्शन 2 सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ सारा का सारा फोकस सिर्फ एक्शन पर है, मतलब क्या करना है, डेटा पर नहीं। और जानते हैं, यही यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन इस तरीके की अपनी दिक्कतें थी। जरा सोचकर देखिए, डेटा एक कोने में पड़ा है और उसको इस्तेमाल करने वाले इंस्ट्रक्शंस दूसरे कोने में। अब अगर एक छोटा सा भी बदलाव करना हो तो पूरे प्रोग्राम में उसे ढूंढते फिरो। असली दुनिया की चीजों को इस तरह से कोड में उतारना बहुत मुश्किल था, और कोड को दोबारा इस्तेमाल करना, अरे वो तो भूल ही जाइए, लगभग नामुमकिन था। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होते गए, उन्हें संभालना एक बुरे सपने जैसा बनता गया। और बस इन्हीं सब परेशानियों का हल बनकर सामने आया एक बिल्कुल नया नजरिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहीं पर वो कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। आइडिया ये था कि भाई डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस को अलग अलग क्यों रखें, क्यों ना इन दोनों को एक साथ एक ही बॉक्स में बंद कर दें। और इसी बॉक्स को नाम दिया गया ऑब्जेक्ट। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, पहले वाले से कितनी अलग है ना? यहाँ कोई एक बॉस नहीं है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स यानी ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। हर ऑब्जेक्ट जैसे ए, बी, सी सबके पास अपना खुद का डेटा है और उसे मैनेज करने के लिए अपने फंक्शंस हैं, और ये सब आपस में बात करके काम पूरा करते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? देखिए, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का सारा जोर था काम करने पर, यानी एल्गोरिदम पर, और उसका अप्रोच था टॉप डाउन। वही दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सारा जोर डेटा पर आ गया। प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट्स में बट गए और अप्रोच हो गया बॉटम अप। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, ऊप के अंदर झांकते हैं और उन, कह सकते हैं, जादुई कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज है क्लास। इसे आप एक ब्लूप्रिंट या एक सांचे की तरह समझ लीजिए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है ना, बस वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी क्लास बनती है। मान लीजिए फ्रूट एक क्लास है, तो वो एक ब्लूप्रिंट हो गया, और उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके हम आम, सेब, केला ऐसे असली ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा कवच है। इसका काम है डेटा और फंक्शंस को एक कैप्सूल में बंद कर देना। क्यों? ताकि कोई भी बाहरी कोड आकर सीधे सीधे डेटा में छेड़छाड़ ना कर सके। इससे होता ये है कि कोड कहीं ज्यादा सेफ और मैनेज करने में आसान हो जाता है। फिर आता है इनहेरिटेंस, और सच कहूं ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामर्स का फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट तरीके से काम करने की पावर देता है। आपको हर बार जीरो से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक पहले से बनी बनाई क्लास की सारी खूबियां ले सकते हैं और उससे एक नई क्लास बना सकते हैं, और फिर उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से नई चीजें ऐड कर सकते हैं। कमाल है ना? चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल, ठीक है। अब इससे हम एक नई क्लास बना सकते हैं मैमल, जिसमें जानवरों वाले सारे गुण तो होंगे ही,
फिर इस मैमल क्लास से हम एक डॉग क्लास बना सकते हैं जिसमें मैमल्स के सारे गुण होंगे और साथ ही कुछ अपने खास गुण भी होंगे। और आखिर में है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सीधा सा मतलब है एक नाम अनेक रूप। ये वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, आपके पास एक ही कमांड है, ड्रॉ, लेकिन जब आप ये कमांड एक सर्कल ऑब्जेक्ट को देते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, और जब यही कमांड एक रेक्टेंगल को देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। देखा, नाम एक ही पर काम अलग अलग। सोचिए इससे कोड कितना सरल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये डायग्राम इस बात को और भी शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, एक बेस क्लास है शेप, जिसके पास एक फंक्शन है ड्रॉ फंक्शन। अब सर्कल और रेक्टेंगल दोनों ऑब्जेक्ट्स इसी ड्रॉ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हर ऑब्जेक्ट इसे अपने अपने खास तरीके से पूरा करता है। एक गोला बनाता है तो दूसरा आयत। तो ठीक है, हमने क्लास, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इन सब को समझ लिया, पर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर इन सब की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये इतना बड़ा शिफ्ट क्यों जरूरी था? जवाब है इसके जबरदस्त फायदे। ओओपी हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ने की ताकत देता है। ये कोड को रीयूजेबल बनाता है, जिससे हमारा टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें सॉफ्टवेयर को ठीक उसी तरह से डिज़ाइन करने में मदद करता है जैसे हम असल दुनिया को समझते हैं, यानी चीज़ों के रूप में, ऑब्जेक्ट्स के रूप में। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को प्रोसीजरल अप्रोच में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए ही बनाया गया था। मुझे लगता है ये लाइन इस पूरे बदलाव के मकसद को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स हमारी असली दुनिया को कोड में उतारते हैं, फिर चाहे वो कार हो, जानवर हो या कोई इमारत। और इसी सोच ने हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत दी जो पहले से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि अगर ऑब्जेक्ट्स हमारी आज की दुनिया को मॉडल करते हैं, तो आने वाला अगला पैराडाइम आखिर किस चीज़ को मॉडल करेगा?